बिना किसी नाम के, बिना किसी आधिकारिक कोड नेम के और बिना किसी कागजी रिकॉर्ड के भारतीय सेना एक ऐसे मिशन पर निकलने वाली थी जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दिल्ली के वॉर रूम में जलती लाइटें और LOC के पार रेंगते पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज। लक्ष्य था आतंकियों के 7 लॉन्च पैड्स। क्या हुआ था जब मिशन के बीच में ही पाकिस्तान की ओर से इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर हुए? क्या हमारे जवान सुरक्षित वापस आ पाए? आज की इस वीडियो में हम उरी अटैक से लेकर उस खौफनाक रात के एक सेकंड का पर्दाफाश करेंगे। 18 सितंबर 2016 की वो रात कश्मीर के लिए बिल्कुल सामान्य थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा माहौल को सुस्त बना रही थी। उरी सेक्टर में मौजूद भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उसी खामोशी में डूबा हुआ था। दिन भर की थकान के बाद ज्यादातर जवान सो चुके थे। किसी टेंट में गहरी नींद थी तो कोई बैरक में आराम कर रहा था। सब कुछ इतना शांत था कि लगता था जैसे वक्त थम सा गया हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही सन्नाटा कुछ ही देर में देश की आत्मा को हिला देने वाली त्रासदी में बदल जाएगा। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी LOC के पास पहुंचे। उन्होंने बड़ी सफाई से कंठीली तारों की फेंस काटी और भारतीय सीमा में घुस आए। उनके कदमों की आहट तक किसी को सुनाई नहीं दी। करीब 12 किलोमीटर का सफर उन्होंने पूरी चालाकी से तय किया। कंधों पर AK-47, हाथों में ग्रेनेड्स और दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद, ज्यादा से ज्यादा तबाही। उनका प्लान साफ था। सैनिकों पर हमला करेंगे, फिर फ्यूल डंप को आग बना देंगे। हमले के लिए दिन भी सोच समझकर चुना गया था। उस वक्त वहां डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन दोनों मौजूद थीं। डोगरा रेजिमेंट का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था और बिहार रेजिमेंट नई तैनाती के लिए पहुंच चुकी थी। नए जवानों को इलाके से परिचित कराने के लिए पुराने जवान भी कुछ दिन और रुके हुए थे। मतलब साफ था, सैनिक ज्यादा थे। आतंकियों ने आपस में फुसफुसाकर कहा होगा, आज वार करेंगे तो असर बड़ा होगा। जवानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कुछ सैनिक अस्थायी टेंट्स में सो रहे थे। सुबह करीब 5:30 बजे अचानक एक तेज धमाका हुआ। नींद टूटी, आंखें खुली और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, गोलियों और ग्रेनेड्स की बारिश शुरू हो गई। सावधान, हमला हो गया है, किसी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन आग तब तक फैल चुकी थी। महज 3 मिनट में 17 ग्रेनेड टेंट्स पर फेंके गए। टेंट्स धधक उठे। आग इतनी तेज थी कि निकलने का मौका तक नहीं मिला। 13 जवान उसी आग में झुलस गए और शहीद हो गए। टेंट्स के पास ही फ्यूल स्टोरेज एरिया था, जहां 200 लीटर के सैकड़ों ऑनएल बैरल्स रखे थे। आतंकियों ने वहां भी ग्रेनेड फेंका। जोरदार धमाका हुआ और आग ने पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। इसी बीच डोगरा रेजिमेंट का 19 साल का एक जवान आतंकियों पर नजर डाल बैठा। उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं रोका तो और जाने जाएंगी। बिना किसी सहारे के वह चारों आतंकियों की तरफ बढ़ा और एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। अब तक बाकी जवान भी मोर्चा संभाल चुके थे। गोलियों की आवाजें पूरे कैंप में गूंज रही थीं। जान बचाने के लिए बचे हुए आतंकी धुएं की आड़ लेकर 2nd फ्लोर की बैरक में छिप गए। वहां भारतीय 2023 जवानों और आतंकियों के बीच करीब 6 घंटे तक भयंकर मुठभेड़ चली। एक अफसर की सख्त आवाज आई, पीछे मत हटना, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आखिरकार भारतीय जवानों ने बाकी तीनों आतंकियों को भी मार गिराया। इस हमले में 18 भारतीय सैनिक शहीद हुए और करीब 30 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। उरी का यह हमला भारतीय सेना पर अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक बन गया। पूरे देश में गुस्सा और मातम फैल गया। मौके से मिले हथियार और GPS डिवाइस साफ बता रहे थे कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। हर गली, हर चाय की दुकान पर एक ही बात हो रही थी, अब जवाब कब मिलेगा? दरअसल यह पहली बार नहीं था। इससे पहले 1 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर भी आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 6 भारतीय जवान शहीद हुए थे। एक ही साल में 2 बड़े हमले, और अब सरकार और सेना दोनों समझ चुके थे कि सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। वक्त आ चुका था कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। उरी के बाद फैसला पक्का हो गया। देश चुप नहीं बैठेगा।
सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो सालों तक याद रखेंगे। और फिर भारतीय सेना ने उस कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी जिसने आने वाले दिनों में पाकिस्तान और उसके आतंकियों की नींद उड़ाने वाली थी। एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी गूंज सरहद के उस पार तक सुनाई देने वाली थी। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। इंडियन आर्मी अब वही करने की तैयारी में थी जो पहले कभी खुले तौर पर नहीं किया गया था। बात सिर्फ जवाब देने की नहीं थी, बात दुश्मन को यह जताने की थी कि अब वार उसकी जमीन पर होगा। एलओसी के उस पार घुसकर आतंकियों को उनके ही ठिकानों में खत्म करना, यही प्लान था। सेना पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हो चुका था और अब सब्र की सीमा टूट चुकी थी। आर्मी के भीतर एक ही भावना थी, अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। उरी में हुए हमले और 18 जवानों की शहादत की खबर ने दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल मचा दी थी। हमले के तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग श्रीनगर पहुंचे। वहां हालात का जायजा लिया गया, हर डिटेल को बारीकी से समझा गया। उस वक्त कश्मीर कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के हाथ में थी, इसलिए पूरी ब्रीफिंग उन्होंने ही दी। नक्शे खुले थे, तस्वीरें सामने थीं और माहौल भारी था। सतीश दुआ अंदर से बेहद आहत थे। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, सर, यह कोई पहला हमला नहीं है। हर बार हमारे जवान शहीद होते हैं और वो सीमा पार से बच निकलते हैं। अब अगर जवाब नहीं दिया गया तो यह सिलसिला नहीं रुकेगा। उनके लहजे में दर्द भी था और गुस्सा भी। उन्होंने आगे कहा, अगर इजाजत मिले तो हमारी फौज एलओसी पार करके आतंकियों और उनके लॉन्च पैड्स को ऐसा सबक सिखा सकती है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मनोहर पर्रिकर हर पहलू को तौल रहे थे। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा, अगर हम सीमा पार जाएंगे तो क्या वहां किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं होगा? और क्या हमारे किसी जवान की जान जोखिम में नहीं पड़ेगी? यह सवाल आसान नहीं था। सतीश दुआ ने बिना घुमाए जवाब दिया, सर, सिविलियंस की सुरक्षा की पूरी कोशिश की जा सकती है, लेकिन जंग में सैनिक की जिंदगी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उरी में जवानों की दर्दनाक मौत पर डिफेंस मिनिस्टर भी भीतर से टूटे हुए थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने मराठी में बस एक शब्द कहा, बरोबर। जनरल दुआ के लिए यही शब्द काफी था। वो समझ चुके थे कि सेना को हरी झंडी मिल चुकी है, अब बस सरकार की तरफ से फाइनल सिग्नल बाकी है। इसके साथ ही सेना ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसलिए भारत सरकार पहले कूटनीतिक रास्ते से जवाब चाहती थी। इसी कड़ी में 21 सितंबर 2016 को भारत के तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जयशंकर ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब किया। मीटिंग में उरी हमले से जुड़े कई पुख्ता सबूत सामने रखे गए। जयशंकर ने साफ कहा, ये सबूत खुद बोल रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान ने फिर इनकार कर दिया। उनका वही पुराना जवाब था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब साफ हो गया कि पाकिस्तान बातों से नहीं मानेगा, तब दिल्ली में फैसला लिया गया कि अब जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जो उन्हें समझ आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कमरे के दरवाजे बंद थे और फैसले इतिहास बदलने वाले थे। मोदी ने गंभीर आवाज में कहा, यह हमारे जवानों की शहादत का सवाल है। इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखे। मीटिंग में तय हुआ कि इस बार इंडियन आर्मी सीमा पार जाकर आतंकियों को खत्म करेगी। सरकार की तरफ से फुल हैंड मिलते ही आर्मी चीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी जरूरी जानकारियां जुटाने का काम तेज कर दिया। पिछले 25 सालों में इंडियन आर्मी ने पीओके में आतंकवाद से निपटने के लिए एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर लिया था। हर लॉन्च पैड, हर मूवमेंट पर नजर थी। अब बस सही वक्त का इंतजार था और वो वक्त तेजी से करीब आ रहा था। उरी हमले के बाद जिस इंटेलिजेंस नेटवर्क की अहमियत अचानक कई गुना बढ़ गई थी, वही नेटवर्क हर पल दुश्मन पर नजर टिकाए हुए था। पीओके की तरफ से होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल की जानकारी लगातार भारत पहुंच रही थी। कंट्रोल रूम में बैठे अफसर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए थे। कोई कहता, यह मूवमेंट नॉर्मल नहीं लग रही,
तो दूसरा तुरंत जोड़ता, कुछ तो पक रहा है। इसी दौरान वहां बैठे रणनीतिकारों को एक ही डर सता रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि 26/11 की तरह इस बार भी दुश्मन को पहले से भनक लग जाए कि भारत कब, कहां और कैसे वार करने वाला है। दुश्मन के लॉन्च पैड्स और ठिकानों की पूरी तस्वीर सामने आते ही फैसला लिया गया। 9 पैरा स्पेशल फोर्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्स के 25 चुने हुए कमांडोज को एलओसी पार इस मिशन के लिए चुना गया। वहीं करीब 150 कमांडोज को एलओसी के इस पार स्टैंड बाय पर रखा गया, ताकि किसी भी अनहोनी की सूरत में तुरंत बैकअप दिया जा सके। ये वही यूनिट्स थीं जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। मकसद साफ था, कम वक्त में प्लानिंग और बिना शोर किए एकदम सटीक वार। ट्रेनिंग के दौरान कमांडोज को सिखाया गया कि कैसे दुश्मन की नजर और रडार से बचते हुए आगे बढ़ना है, कैसे एलओसी पर गश्त कर रही दुश्मन की चौकियों को चकमा देना है और कैसे दुर्गम पहाड़ियों व ऊंचाई वाले इलाकों में बिना गलती के मूव करना है। हाई एल्टीट्यूड नेविगेशन से लेकर साइलेंट मूवमेंट तक हर टेक्निक पर बारीकी से काम हुआ। एक ट्रेनर ने कहा, यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एक कदम भी सोच समझकर उठेगा। भारत इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बेहद सतर्क था, इतना कि इस मिशन को न तो कोई नाम दिया गया और न ही कोई कोर्ट नेम। मकसद सिर्फ एक था, जानकारी बाहर न जाए। सेना की सख्ती का आलम यह था कि तैयारी के दौरान कोई भी अफसर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक नहीं दे सकता था। जहां भी किसी चीज को समझाने के लिए डायग्राम बनाया जाता, उसे वहीं जमीन पर या बोर्ड पर खींचकर तुरंत मिटा दिया जाता। एक सीनियर अफसर ने साफ कहा, जो दिखा वो वहीं खत्म। पीओके की भौगोलिक स्थिति समझाने के लिए मैप के जरिए मॉक एक्सरसाइज करवाई गई। हर घाटी, हर रिज और हर पगडंडी को दिमाग में बैठाया गया। उरी हमले के महज 1 हफ्ते के भीतर भारतीय जवान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। कमांडोज की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ एक चीज का इंतजार था, ऑर्डर। आर्मी चीफ सही वक्त तलाश रहे थे। उसी दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा का सेशन चल रहा था और फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज 25 सितंबर को वहां भारत का पक्ष रखने वाली थी। इसी वजह से सेना ने ऑपरेशन को 3 दिन और रोकने का फैसला किया। रणनीति साफ थी, पहले दुनिया को सच बताया जाए, फिर जमीन पर जवाब दिया जाए। 26 सितंबर की रात से ही मॉक ड्रिल शुरू हो गई। कमांडोज को बार बार बताया गया, लॉन्च पैड्स पर फोकस रखना। ये लॉन्च पैड्स पीओके में मौजूद वो आतंकी अड्डे थे जहां से पाकिस्तान सालों से आतंकियों को ट्रेन कर भारत भेजता रहा था। भारत की खुफिया एजेंसियां इन पर कई दिनों से नजर रखे हुए थी। कुछ लॉन्च पैड्स एक दूसरे से महज 500 मीटर की दूरी पर थे और सीधे तौर पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के कंट्रोल में थे। तैयारियों के दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई। इन लॉन्च पैड्स के आसपास पाकिस्तान आर्मी की 8 पोस्ट्स मौजूद थीं। उरी हमले के वक्त इन पोस्ट्स के आसपास काफी हलचल देखी गई थी, लेकिन हमले के बाद वहां अजीब सी खामोशी थी। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि यह खामोशी ज्यादा देर की नहीं है। एक अफसर ने कहा, इनके दोबारा एक्टिव होने से पहले ही हमें काम खत्म करना होगा। दिन गुजरते गए, कमांडोज हर रात खुद को और धार देते रहे। आखिरकार 28 सितंबर आ ही गया। फैसला हो चुका था, सर्जिकल स्ट्राइक इसी रात होगी। 28 सितंबर की रात को ही वो वक्त चुना गया जब अंधेरा सबसे बड़ा साथी बनने वाला था और इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। इस मिशन की खबर सेना और सरकार के सिर्फ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रखी गई थी। वजह साफ थी, जितने कम लोग जानेंगे उतना ही ऑपरेशन सुरक्षित रहेगा। प्लान बेहद बड़ा था। एक ही वक्त पर भारत की 2 स्पेशल फोर्स यूनिट्स पीओके के अंदर करीब 250 किलोमीटर के फासले पर अपने अपने टारगेट्स पर वार करने वाली थीं। इसके लिए सबसे पहले सभी कमांडोज को हेलीकॉप्टर के जरिए एलओसी के बेहद करीब पहुंचाया जाना था, ताकि वक्त और मूवमेंट दोनों कंट्रोल में रहे। इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर पीओके के भीमबर गली, हॉट स्प्रिंग और लीपा इलाके में मौजूद कुल 7 लॉन्च पैड्स को टारगेट के तौर पर फाइनल किया गया। ये सभी लॉन्च पैड एलओसी से लगभग 3 किलोमीटर अंदर थे। जैसे ही दोनों यूनिट्स पीओके में दाखिल होने वाली थीं, उन्हें 3 से 4 छोटी टीमों में बांटकर अलग अलग टारगेट्स की ओर बढ़ना था। ऑपरेशन से पहले कुछ रिकॉनेसेंस पार्टियां पहले ही आगे भेज दी गई थीं। इनका काम था रास्तों की जांच करना,
दुश्मन की हलचल पर नजर रखना और मेन यूनिट्स को सुरक्षित रास्ते की जानकारी देना। इन रिकॉन पार्टियों को शुरू में यही लग रहा था कि अंधेरा होते ही उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उन्हें नया आदेश मिला, मेन टीम के साथ मर्ज हो जाओ। इस फैसले से ऑपरेशन में शामिल कमांडोज की संख्या बढ़ गई, जिससे फायर पावर और कोऑर्डिनेशन दोनों ओर मजबूत हो गए। अब हर टीम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। 28 सितंबर की रात ठीक 8:30 बजे पैरा एसएफ की दोनों यूनिट्स ने पीओके में एंट्री की। 4 पैरा एसएफ के कमांडोज कुपवाड़ा सेक्टर से सीमा पार कर रहे थे, जबकि 9 पैरा एसएफ के जवान पूंछ सेक्टर से अंदर घुसे। सभी कमांडोज पूरी तरह हथियारों से लैस थे। टैवर असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, स्नाइपर राइफल्स और इंस्टालासा C90 डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर। रात के अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइसेस थीं और हेलमेट पर लगे कैमरे हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। ऊपर से एक ड्रोन चुपचाप उड़ रहा था, जो पूरे ऑपरेशन की लाइव फीड सीधे कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा था। पीओके में कदम रखते ही हर कमांडो बेहद सतर्क हो गया। उन्हें पता था कि एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। रेडियो कम्युनिकेशन पर पूरी तरह पाबंदी थी, ताकि इंटरसेप्ट होने का कोई खतरा न रहे। बातचीत सिर्फ शॉर्ट रेंज, वॉकी टॉकी और इशारों में हो रही थी। ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि बिना बोले भी सब एक दूसरे को समझ पा रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद पहली यूनिट एक ऐसे पॉइंट पर पहुंची जहां से टारगेट तक जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता छोटा था, लेकिन गांव के बेहद पास से गुजरता था। दूसरा रास्ता लंबा था, मगर ज्यादा सुरक्षित। जानकारी तुरंत कमांड सेंटर तक पहुंचाई गई। वहां बैठे अफसरों के बीच हल्की बहस हुई। वक्त तेजी से निकल रहा था। आखिर फैसला लिया गया, लंबा रास्ता चुना जाएगा। किसी ने कहा, अगर गांव की तरफ से एक कुत्ता भी भौंक गया तो पूरी कहानी खत्म। इसके बाद सभी कमांडोज पैदल ही उस लंबे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे घने जंगल में दाखिल हो गए। ये इलाका बेहद खतरनाक था, क्योंकि यहां जमीन के नीचे माइंस बिछी होने की आशंका रहती थी। हालात कितने भी मुश्किल हों, हर कमांडो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। सबके दिमाग में एक ही बात थी, आज हिसाब बराबर होना है। कमांडोज अपनी पोजीशन लेने ही वाले थे कि अचानक पाकिस्तान आर्मी पोस्ट की तरफ से इलाका रोशन करने के लिए इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर होने लगे। पूरा इलाका कुछ सेकंड में दिन की तरह चमक उठा। भारतीय कमांडोज जहां थे वहीं जम गए। दिल की धड़कनें तेज थीं। अगर अभी देख लिए गए तो हमें वक्त से पहले ही हमला करना पड़ेगा। लेकिन यह पाकिस्तानी सेना की रूटीन फायरिंग थी, जो वे हर रात करते थे। कुछ देर बाद रोशनी बंद हो गई। फिर भी यूनिट कमांडर ने फुसफुसाकर आदेश दिया, 20 मिनट और रुकेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसके बाद पहली यूनिट 2 हिस्सों में बंट गई और अपने अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगी। अंधेरी रात में भी उनके हौसले बुलंद थे। पेट के बल रेंगते हुए वे दुश्मन के लॉन्च पैड के बेहद करीब पहुंच चुके थे। रात ढल रही थी, हल्की रोशनी फैलने लगी थी और टारगेट साफ नजर आ रहा था। अब बस कमांड सेंटर से ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। भारत में बैठे कमांड सेंटर ने आखिरकार अटैक की मंजूरी दे दी। उसी पल यूनिट कमांडर ने नाइट विजन में देखा कि लॉन्च पैड के पास 2 आतंकी पहरा दे रहे हैं। उसने इशारे से कहा, कवर फायर। 2 कमांडोज वहीं रुक गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पहली यूनिट की दूसरी टीम अपना काम पूरा कर वापस लौट रही थी कि तभी उन्होंने देखा 2 आतंकी पीछे से छुपकर भारतीय जवानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एक कमांडो चिल्लाया, पीछे से मूवमेंट। सभी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़े। आतंकी जैसे ही अपनी AK-47 उठाने वाले थे, उससे पहले ही कमांडोज ने अपनी बेरेटा 9 mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग कर दी। दोनों आतंकी वहीं ढेर हो गए। पहली यूनिट पूरी तरह सफल रही थी। टीम लीडर ने गिनती की, ONL ग्रीन, सभी सुरक्षित थे। जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए कमांडोज तेजी से वापस भारतीय सीमा की ओर लौट आए। कमांड सेंटर में बैठे लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के चेहरे पर सुकून था। लेकिन ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। दूसरी यूनिट की वापसी बाकी थी। दूसरी यूनिट को पीओके के काफी अंदर तक जाना था, इसलिए टारगेट तक पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी थी। ये कमांडोज भी छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर
बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बेस और कई लॉन्च पैड्स की ओर बढ़ रहे थे। टारगेट के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गेट पर कुछ आतंकी बेखबर पहरा दे रहे हैं। अगले पल क्या होने वाला है, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। बिना एक सेकंड गंवाए भारतीय कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी। मकसद सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं था, बल्कि उनके लॉन्च पैड्स और गोला बारूद के डिपो को पूरी तरह तबाह करना था। एक लॉन्च पैड के पास डीजल और पेट्रोल का बड़ा स्टॉक रखा था। कमांडोज ने रॉकेट लॉन्चर से सीधा वार किया। जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें बैरक तक पहुंच गई। कई आतंकी उसी आग में मारे गए। धमाकों की आवाज सुनकर पास की बैरक में मौजूद कुछ आतंकी जागे, लेकिन उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। चारों तरफ गोलियों की बौछार थी। जान बचाने के लिए वे इधर उधर भागे, लेकिन एक एक कर सब ढेर होते चले गए। अंधेरे, आग और गोलियों के बीच भारत का बदला पूरा हो रहा था। धमाकों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा था। अब तक कई आतंकी पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भारतीय कमांडोज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तैयारी और सटीकता के साथ भारतीय कमांडोज आगे बढ़ रहे थे, उसके सामने आतंकी कहीं भी टिक नहीं पाए। लॉन्च पैड्स ध्वस्त हो चुके थे, ठिकाने जल रहे थे और दर्जनों आतंकी मारे जा चुके थे। दूसरी यूनिट का मिशन भी अपने टारगेट को पूरी तरह खत्म करते हुए सफल हो चुका था। काम पूरा होते ही दूसरी यूनिट को तुरंत वापस लौटने का आदेश मिला। अब चुनौती और बड़ी थी। उन्हें पहाड़ी और जंगलों से गुजरते हुए करीब 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। इस बार मुश्किल यह थी कि सूरज निकल चुका था और दिन के उजाले में मूवमेंट छिपाना आसान नहीं था। भारत में बैठे कमांड सेंटर के अफसरों की बेचैनी साफ दिख रही थी। कोई बोला, अगर पाकिस्तान को भनक लग गई तो वो एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकता है। तो कोई चिंता में जोड़ता, अब हर मिनट अहम है। इसी तेज रफ्तार वापसी के दौरान अचानक एक तेज धमाका हुआ। एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया था। 2 जवान घायल हो गए। पल भर के लिए सब थमसा गया, लेकिन अगले ही सेकंड यूनिट लीडर की आवाज आई, रुको मत, इन्हें संभालो और मूव करते रहो। जख्म ज्यादा गंभीर नहीं थे। साथियों ने कंधा दिया और बिना वक्त गंवाए सभी आगे बढ़ते रहे। एलओसी के पास भारतीय सीमा में बैकअप टीम के पैरा कमांडोज सांसें थामे अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। तभी किसी ने दूर इशारा किया, वो रहे। थके हुए लेकिन अडिग कमांडोज एलओसी के करीब पहुंच ही रहे थे कि अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। हालात पल भर में बदल गए। बैकअप टीम ने बिना देरी किए मोर्चा संभाल लिया। कवर दो, इन्हें अंदर आने दो, आदेश गूंजा और जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। इस भिड़ंत में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। भारतीय कमांडोज के जबरदस्त एक्शन के सामने बाकी पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी कवर के बीच दूसरी यूनिट भी सुरक्षित भारतीय सीमा में दाखिल हो गई। पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ। जो 2 जवान घायल हुए थे, उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेजा गया, जहां इलाज के बाद उनकी जान बचा ली गई। पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को करारा जवाब देकर सैनिकों के दिलों को कुछ सुकून जरूर मिला। उरी हमले में शहीद हुए जवानों का दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन एलओसी के उस पार की गई इस कार्रवाई से सेना को तसल्ली थी कि उन्होंने अपने साथियों का बदला ले लिया है। वापसी के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। थकान के बावजूद सभी के चेहरों पर संतोष और गर्व साफ नजर आ रहा था। पैरा एसएफ के कमांडोज एक दूसरे को गले लगाकर बोले, मिशन कंप्लीट। कमांड सेंटर में मौजूद अफसर भी एक दूसरे का हाथ थामकर बधाई दे रहे थे। इस ऑपरेशन को कितनी एकाग्रता से अंजाम दिया गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दोनों यूनिट्स के कमांडर्स से पूछा गया कितने आतंकी मारे गए, तो उनका जवाब बेहद सादा था, हमारा काम गिनती करना नहीं था, हमारा काम ठिकानों को खत्म करना था। बाद में सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने पूरी कहानी खुद ब खुद बयान कर दी। पूरे ऑपरेशन में करीब 38 से 40 आतंकवादी मारे गए थे और उनके सभी लॉन्च पैड्स, हथियार और सप्लाई पूरी तरह तबाह कर दिए गए थे। ऑपरेशन की सफलता की खबर जल्द ही सरकार तक पहुंच गई।
डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पाकिस्तान के अधिकारियों को इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भारत इस टकराव को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो उसका भी जवाब मिलेगा। बाद में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स लास्ट नाइट 8 टेरर लॉन्च पैड्स। हालांकि इस ऑपरेशन का कोई आधिकारिक नाम नहीं रखा गया था, लेकिन मीडिया ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहना शुरू कर दिया और यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जैसे जैसे खबर बाहर आई, पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक गया। हर चेहरे पर गर्व था, हर दिल में सेना के लिए सम्मान। अगले साल 26 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले वीर जवानों को कीर्ति चक्र और युद्ध सेवा मेडल जैसे सम्मान से नवाजा। ये सम्मान सिर्फ पदक नहीं थे, ये उस साहस की मुहर थे जिसने हर भारतीय की आंखों में गर्व भर दिया। और यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास में कुछ लड़ाइयां गोलियों से नहीं बल्कि रेवलिंग आईज से पहचानी जाती हैं। वो आंखें जो अंधेरे में भी सच देख लेती हैं।